हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिएटर क्लासेस एटा। कल हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर थर्ड जो कि है गुरुत्वाकर्षण, फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है गुरुत्वाकर्षण। उसका वॉल्यूम नंबर फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है और ये वॉल्यूम नंबर सेकंड है। आज इस वॉल्यूम में, सेकंड वॉल्यूम में, हम सारे के सारे इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है उसको संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स इसमें रह गए थे जिसको हमने एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाया था चैप्टर को, तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है आज का ये द्रव्यमान तथा भार। तो सबसे पहले है द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। ये मास क्या होता है ये बताना है हमें। तो हमें सारी की सारी जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। यदि वस्तु बड़ी है तो उसका द्रव्यमान अधिक है, वस्तु छोटी है तो उसका द्रव्यमान कम है। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए लिखेंगे कि किसी वस्तु में किसी वस्तु में वस्तु में उपस्थित उपस्थित किसी वस्तु में उपस्थित उसके अवयवी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसमें जो भी अवयवी कण हैं, उसके अवयवी तत्व हैं, अवयवी पदार्थ है जिनसे मिलकर के कोई भी वस्तु बनी है, उस अवयवी पदार्थ की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं, दर्शित करते हैं। द्रव्यमान एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। यह सभी स्थानों पर एक जैसा ही होता है। द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है। तो द्रव्यमान को बदला नहीं जा सकता, ये सभी स्थानों पर समान रहता है। चाहे पृथ्वी पर है, चाहे हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं, चाहे किसी भी जगह पर ये रहे, लेकिन किसी भी पदार्थ का किसी भी वस्तु में उपस्थित उस का जो अवयवी तत्व है, जो पदार्थ की मात्रा है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। ये हमेशा समान रहती है, सभी स्थानों पर समान रहता है। तो इसमें पॉइंट क्या हो गए? तो एक पॉइंट ये हुआ कि डेफिनेशन, किसी वस्तु में उपस्थित उसके अवयवी पदार्थ की मात्रा को, अवयवी या कणों की पदार्थ की मात्रा को या अवयवी पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा है इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा पॉइंट के रूप में याद रख सकते हो। तीसरा, सभी स्थानों पर समान रहता है। द्रव्यमान ऐसे लिखिए, द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है, किसी भी स्थान पर ये बदलता नहीं है। तो ये हो गया। इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक
मात्रक किलोग्राम है, क्योंकि कभी कभी ये लिखने के लिए आ जाता है द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए, क्योंकि उसमें पॉइंट ये देने ही पड़ते हैं। तो ये 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा दूसरा, ये है भार। भार क्या होता है? भार को वेट कहते हैं। ये भार क्या होता है? तो हम देखते हैं, यदि हम कहीं पर कोई वस्तु लेने के लिए जाते हैं या दुकानदार से कुछ खरीदते हैं, चीनी खरीद लिया, हमने कहा 1 किलो चीनी दे दो, तो वो 1 किलोग्राम चीनी तौल करके दे देता है। दूध लेने के लिए जाते हैं तो 1 लीटर दूध दे दीजिए, तो वहाँ पर भी 1 किलोग्राम दूध ले लेते हैं या फिर 1 लीटर दूध ले लेते हैं। तो ये सारे के सारे ये भार में आते हैं। लेकिन भार होता क्या है? क्योंकि भार को हम जब भी तौलते हैं तो सबसे पहले जो तुला आती थी, तखरी आती थी, तराजू आता था, वो एक डंडे वाली तराजू आती थी, इससे तौला जाता था, जिसमें 2 पल्ले, और इस तराजू से ही हमेशा हमने भार को तौला जाता था। तो 1 किलोग्राम लेना है, उस 2 किलोग्राम लेना है, जितना भी लेना है, इस हिसाब से ही तौला जाता था। तो क्योंकि इस तराजू को इसी प्रकार से पकड़ा जाता था, और ये इसके जो दोनों ही पलड़े हैं वो नीचे की ओर है। इसका मतलब क्या है? ये नीचे की ओर जाने पर ही भार का मापन हो सकेगा। इससे क्या मतलब है? नीचे कोई भी वस्तु नीचे कब आती है? तो ये हम बात पहले कर चुके हैं कि कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है, यह हमें मालूम है। ये हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आती है। इसीलिए इस भार को हम जब कहेंगे, डिफाइन करेंगे, तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल को ही भार कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वस्तु पर या किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल किसी वस्तु पर पृथ्वी के, ऐसे लिखते हैं, पृथ्वी के आकर्षण बल को भार कहते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं हम। एक पॉइंट ये डिफाइन हो गया। अब इसमें लिखा था कि इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वेट में इस बार होता है। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात हमने लिखी थी कि द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है, लेकिन भार की जब हम बात करेंगे तो भार समान नहीं रहता। भार विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है। भार सभी स्थानों पर समान नहीं रहता है। जैसे कि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार जितना होगा, यदि हम चंद्रमा पर चले जाएं तो फिर चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कम होगा। इसी प्रकार से यदि और भी किसी छोटे ग्रह पर हम चले जाते हैं तो पृथ्वी की तुलना में किसी भी वस्तु का भार कम होगा। और वही हम किसी भी ऐसे ग्रह पर चले जाते हैं जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है, तो वहां पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में अधिक होगा। तो ये हमें पता चल गया, ये डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से तो ये 2-3 पॉइंट हो गए। इसका मात्रक भी लिखते हैं। इसका मात्रक
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसका भार मात्रक क्या है, तो डब्ल्यू, ये गलत ही है इसका। इसका मात्रक क्या होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, भार mg के बराबर होता है। यहाँ से हम इसका मात्रक निकालें तो ये द्रव्यमान है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और जी का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। बाकी क्योंकि जो W है एक प्रकार का बल है, ये हमने पहले ही पता चल गया है, इसे ये आकर्षण बल है। क्योंकि W है क्या, एक आकर्षण बल है। जब आकर्षण बल है इसलिए इसका मात्रक न्यूटन भी होगा। ठीक है, तो जब भी हम वस्तु को तौलते हैं तो उसका जो मात्रक है वो क्या होगा, तो न्यूटन भी होगा। बाकी यहाँ पर mg से हम लिख सकते हैं, क्योंकि m क्या है, किलोग्राम है, और मीटर इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर इसका मात्रक क्या है, अथवा न्यूटन है, ये लिख देते। और न्यूटन क्यों है, तो ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि W एक क्या है, एक प्रकार का बल है। F इक्वल टू क्या होता है, ma, और ये एक प्रकार का क्या है, बल है। क्योंकि जो भी ma है ये रेखीय त्वरण है, लेकिन जब भी हम किसी वस्तु को तौलते हैं तो वो अंडर ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण के अधीन काम करती है, इसलिए F की जगह पर हम W लिख सकते हैं, और m तो m ही रहेगा, क्योंकि ये द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, और a क्या है, ये रेखीय त्वरण था, लेकिन यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण को लेंगे। इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला ये प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्योंकि ये W एक क्या है, एक बल है, इसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन है, इसीलिए भार का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। बाकी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण से हम यदि निकालना चाहें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक आए। तो ये हमने समझ लिया कि द्रव्यमान क्या होता है और बाकी भार क्या होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर पूछने के लिए आता है, तो फिर इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब आगे की कड़ी में हम देखते हैं कि ये राशियां हैं वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसको भी बता सकते हैं। क्योंकि द्रव्यमान के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान को दर्शाने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन भार को, क्योंकि भार जब भी हम नापते हैं तो वो नीचे की दिशा को ही इंडिकेट करता है। पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पर उपस्थित किसी भी वस्तु का यदि हम भार ज्ञात करेंगे तो वो नीचे की ओर जाएगा, मतलब गुरुत्वीय केंद्र की ओर जाएगा। इसलिए इसमें एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए भार क्या है, एक सदिश राशि है। क्योंकि हम जानते हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। भार की ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, उसे कहते हैं अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। बाकी जिन राशियों के लिए परिमाण प्लस तथा दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें कहते हैं हम सदिश राशियां। तो हमने ये समझ लिया कि द्रव्यमान क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि है, और ये भार ये सदिश राशि है। क्यों है ये पता चल गया, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, नीचे की ओर होती है।
हमेशा ही नीचे की ओर होती है। इस प्रकार से याद है कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, इसके डिफरेंसेस के बेस पर इसको डिफाइन कर लिया हमने। बाकी डेफिनेशन लिखने के लिए द्रव्यमान क्या होता है या भार क्या होता है उसको लिख देंगे। तो आगे का ये एक टॉपिक है हमारा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। क्योंकि हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर तौलते हैं तो उसका भार हमें पता पड़ता है, जिसको हम किलोग्राम में मापते हैं। 1 किलोग्राम क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। यदि कोई लेने के लिए जाते हैं किसी वस्तु को तो कहा जाए कि 1 किलोग्राम की मात्रा कर दीजिए, तो हम लेकर के चले आते हैं। लेकिन यही वस्तु को यदि चंद्रमा पर पहुंचा दिया जाए तो फिर क्या होगा? क्या उसका जो भार है वो 1 किलोग्राम ही होगा कि इसके भार में कुछ डिफरेंस आएगा? तो इसको पता करने के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा, और फिर हम पता करते हैं कि ये चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार कितना होगा। इन द कंपैरिजन ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर भार की तुलना में किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, इसको हम पता करने के लिए आगे चलते हैं। क्योंकि हमने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला फॉर्मूला था, इसको हमने पढ़ा था कल। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसको हमने पढ़ लिया था। तो इसी के बेस पर हम ये पता करेंगे कि किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा और पृथ्वी पर क्या होगा, कितना अंतर होगा। तो F क्या है? F, क्योंकि यहाँ पर ये W है, क्योंकि भार की जब बात करी जाएगी तो यहाँ पर W ही रखा जाएगा। ये जो बल है जो किसी भी ग्रह अथवा उपग्रह के केंद्र की ओर लगता है, तो यह एक बल ही है जिसे हम भार से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन। तो W ऑन द मून इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ मून into m अपॉन r रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या लिख दिया हमने? ऐसे लिख सकते हो, माना किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार Wm द्रव्यमान कैपिटल M तथा चंद्रमा की त्रिज्या ये Rm है। तब क्या होगा? किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार ये होगा। ये क्या है? ये वस्तु का द्रव्यमान है। ये क्या है? ये चंद्रमा का द्रव्यमान है। मास ऑफ मून चंद्रमा का द्रव्यमान, ये क्या है? ये वस्तु का द्रव्यमान है। क्योंकि द्रव्यमान तो हमें मालूम है कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने द्रव्यमान को क्या रखा है? यही रखा है, एम ही रखा है। लेकिन बदल क्या जाता है? ये भार बदलेगा, इसलिए हमने WM से डिनोट किया है। क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, निश्चित है, इसलिए हमने mm रख दिया है।
क्योंकि उसकी जो त्रिज्या होगी चंद्रमा की वो भी एक फिक्स है। मान लीजिए ये चंद्रमा है, इसकी जो त्रिज्या है, किसी वस्तु को हमने यहाँ पर रखा हुआ है और इसका जो मास है वो m है, और ये आर एम क्या है, ये त्रिज्या है, और इस चंद्रमा का जो मास है वो कैपिटल एम है, ऐसे समझिए। और ये जी क्या है, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती है, सभी पॉइंटों के लिए या फिर सभी वस्तुओं के लिए इसकी वैल्यू समान रहती है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। अब पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, इसी वस्तु का, ये वाली जो वस्तु है इसको यदि हम पृथ्वी के ऊपर रख देते हैं फिर क्या होगा, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी, आर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये ही एम द्रव्यमान की वस्तु है। इस पृथ्वी का जो मास होगा, मास ऑफ अर्थ, ये लिख दिया। बस इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का भार निकालना है, तो W मास ऑफ अर्थ पृथ्वी पर वस्तु का भार, ये मून है ये अर्थ है, इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। बस अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग दे दीजिए, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो डब्लू एम इज इक्वल टू कैपिटल जी एम 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 अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, इसको साइन को, कैपिटल जी अर्थ इंटू एम अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो देखिए जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी ये कट गया, बाकी एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर भी है, क्योंकि ये द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, वो चेंज नहीं होगा। ये क्या है, तो फिर ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये द्रव्यमान चंद्रमा का है और ये वाला द्रव्यमान है वो पृथ्वी का है। ये त्रिज्या चंद्रमा की है और ये वाली त्रिज्या ये पृथ्वी की त्रिज्या है, इसलिए ये तो नहीं बदल सकती, ये तो फिक्स ही रहेंगी। तो फिर अब हम आगे की ओर लिखते हैं इसको, इसका क्या बनेगा, तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, जो बचा है उसे लिख दीजिए, तो एम एम, क्योंकि ये भी कट गया है ये भी कट गया है, अपॉन में एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब अंदर का अंदर गुणा करते हैं, बाहर का बाहर गुणा करते हैं, तो मास W ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एम एम इंटू, ये क्योंकि बाहर का बाहर गुणा करना है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में एम ई अंदर वाला अंदर ही रहेगा इंटू आर एम स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया।
क्योंकि जो कटा था वो काट दिया हमने, बाकी यहाँ पर लिखा। तो अंदर का अंदर गुणा करते हैं और बाहर का बाहर गुणा करते हैं। तो अंदर का जो अंदर से गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, एम ई का आर एम स्क्वायर से गुणा होगा, और एम एम का गुणा आर ई स्क्वायर से हो जाएगा। बाकी इसकी वैल्यूज भी दी हुई होती हैं, तो ये वैल्यूज हम बुक्स से देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू ये बुक्स में दी हुई वैल्यू है, कहीं ना कहीं दी हुई होगी। हाँ, ये दिया हुआ है सारणी 10 सारणी में दिया है 10.1, ये सारणी दी है बुक में, और इसमें ये द्रव्यमान भी दिया हुआ है और त्रिज्याएं भी दी है। बुक में सारणी दी है 10.1, इसमें द्रव्यमान तथा ये जैसे पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है 5 इंटू मास ऑफ अर्थ। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ऐसे ही कैपिटल ही बनाए इसको। हाँ, चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, ये इसमें दिया हुआ है, चंद्रमा 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, ये चंद्रमा का है। बाकी इसकी जो त्रिज्या क्या होगी, तो रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या इसमें दी हुई है 6.37 इंटू 10⁻6 है। हाँ, यही है, ये मीटर में दिया हुआ है। बाकी रेडियस ऑफ मून, चंद्रमा की त्रिज्या है, वो दिया है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ये एक बार चेक करते हैं। हाँ, यही है। ये जो गिवन वैल्यू है, इन वैल्यूज को यहाँ पर लगा देते हैं, तो फिर क्या मिलेगा हमें, W ऑफ M अपॉन W ऑफ E इज इक्वल टू MM, कितना है ये 7.36 इंटू 10⁻22। RE स्क्वायर, RE का कितना दिया है, तो ये दिया है 6 इसको चलो दो बार ही लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसलिए दो बार लिखना पड़ेगा। 6.37 इंटू 10⁻6 इंटू 6.3 इंटू 10⁻6 अपॉन में, नीचे हम लिखते हैं इसका द्रव्य पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू, अब यहाँ पे त्रिज्या है चंद्रमा की, ये दिया है 1.74 इंटू 10⁻6, दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 1.74 इंटू 10⁻6, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी कैलकुलेट करने के लिए देखिए, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा क्योंकि दो दो जगह पर सब जगह दिखाई दे रहा है। 637 है। हर जगह से यहाँ पर डेसिमल कट जाएगा।
WM अपॉन WE इज इक्वल टू, बाकी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो लगभग आएगा 1/6 के, या फिर इसका जो वैल्यू आता है इसका आता है 0.165 के बराबर आता है, इसके बराबर आता है। अब इसके अपॉन में यह मान, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/6। ये जो वैल्यू होती है दशमलव यदि हटाएंगे तो जो फ्रैक्शन में आएगा तो 1/6 आता है इसके वैल्यू। तो WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू W ऑफ अर्थ। ये हमें कॉन्क्लूजन प्राप्त हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, ये चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो इस प्रकार से हमें कंक्लूजन मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया कि कोई वस्तु यदि पृथ्वी पर 10 किलोग्राम की है, वहीं पर चंद्रमा पर जाकर वो कितनी हो जाएगी, तो चंद्रमा पर उसका वजन हो जाएगा 1/6 इंटू 10, यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5/3, यहाँ पर 3 एकम 3, 20, 18, और फिर यही चलता रहेगा 6 किलोग्राम। मतलब ये है किसी भी वस्तु का वजन यदि पृथ्वी पर कितना है 10 किलोग्राम है, तो वो चंद्रमा पर कितना वजन होगा उसका 1.66 किलोग्राम। या फिर ऐसे समझ लीजिए किसी भी वस्तु का वजन इस पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, कितना है 60 किलोग्राम है, तो फिर चंद्रमा पर वजन कितना होगा, वो 10 किलोग्राम की होगी, मतलब 1/6। चंद्रमा पर पहुंचने पर किसी भी वस्तु का जो वजन होता है वो कितना होता है 1/6 हो जाता है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन निकाल लिया। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। वस्तु, किसी भी वस्तु का, अब यहाँ पर समझ लीजिए, मास ऑफ मून पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर G चंद्रमा का द्रव्यमान गुणा वस्तु का द्रव्यमान बटे में चंद्रमा की त्रिज्या। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर होगा ये पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा वस्तु का द्रव्यमान बटे में पृथ्वी की त्रिज्या। जब एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं तो G से G कट जाता है, M से M कट जाता है, क्योंकि सेम टू सेम है। बाकी जो रिजल्ट निकल के आता है MM चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान, तो अंदर का अंदर गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है, तो अंदर का गुणा अंदर होगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान का चंद्रमा की त्रिज्या से गुणा, स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए। और जब वैल्यू रखते हैं तो लगभग, अब इस वैल्यू को जो कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारा हमें करना पड़ेगा, मतलब 736 है, फिर 637 है, फिर 637 है, मतलब इन सब का गुणा करिए। बाकी फिर नीचे वाली भी 3 संख्या, इनका भी गुणा करिए। तो इनका गुणा करने से अच्छा ये है कि कोई भी गुणा मत करिए, एक पॉइंट याद रख लीजिए, इसकी जो कैलकुलेशन आता है वो कितना आता है 0.165 आता है। और 0.165 का मतलब ये है कि जब हम दशमलव हटाएंगे तो इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो इसका रिजल्ट 1/6 के बराबर आता है। तो बस
हमने 1/6 लिख दिया, क्योंकि WE है और ये जब उधर पहुंचेगा तो गुणा में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भागित में है, उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, ये लिख दिया हमने। अब ये है क्या क्या, वो चीज लिख दी। चंद्रमा, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर होता है 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार। बस ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इससे इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनका भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में, लेकिन आगे कुछ टॉपिक और हैं इस चैप्टर से संबंधित, उन्हें भी हम समझते हैं। आगे है प्रणोद तथा दाब क्या होता है। प्रणोद तथा दाब, प्रणोद क्या होता है और ये दाब क्या होता है। तो प्रणोद क्या होता है। प्रणोद प्रणोद एक प्रकार का बल होता है जो किसी भी वस्तु पर लंबवत लगता है। एक लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं, और दाब क्या होता है, पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ऐसे करके इसकी डेफिनेशन है। तो इन डेफिनेशन को भी हम लिख देते हैं कि प्रणोद क्या होता है, वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाला बल, वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाला बल, वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाला बल या किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि किसी भी वस्तु पर एक विशेष दिशा में या फिर हम कहें सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी भी वस्तु पर, जैसे ये बोर्ड है, इस पर हम ये बल लगा रहे हैं, तो ये क्या है, इस बोर्ड की दिशा के लंबवत लगा हुआ है, सतह है ये, और सतह पर क्या है, लंबवत लग रहा है, 90 डिग्री के एंगल पर जो बल लग रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसी को हम प्रणोद कहते हैं। और दाब क्या होता है, तो इसे भी समझ लीजिएगा। दाब क्या है, तो क्योंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर F/A। किसी वस्तु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है P = F/A।
तो ये क्या है, ये ए है इसका क्षेत्रफल या एरिया, बाकी ये क्या है, लगने वाला बल है, ये क्या है, दाब है, प्रेशर है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, या फिर P इक्वल टू एफ अपॉन में ए। अब यहां से कुछ रिलेशन है, P इज प्रोपोर्शनल टू एफ एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दो रिलेशन हैं, इस पे बेस पर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, दाब कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। यदि एफ का मान बढ़ाओगे, यदि बल का मान बढ़ाते हो तो दाब भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ये जब हम बल का मान बढ़ाते जाएंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा, पी भी बढ़ेगा। और जब एरिया का मान बढ़ाओगे तो दाब का मान कम हो जाएगा। जैसे जैसे कि मैं एरिया का मान बढ़ाओगे, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाओगे, तो दाब का मान कम होगा। ये ऐसे बता सकते हैं, जैसे कि यदि मैं किसी कागज को, ये मैंने कागज लिया है और इस कागज के ऊपर मैं किसी पेन से यदि दाब लगाता हूं, ये कागज है, इस कागज पर मैं एक पेन से दाब लगाता हूं, जैसे मैंने ये दाब लगाया, तो क्या हो गया, ये पेन इसके अंदर घुस गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेन की जो नोक थी वो छोटी थी, इसका मतलब ये क्षेत्रफल है वो कम है। तो क्षेत्रफल जब कम होगा तो फिर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम था और क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान बढ़ जाएगा। यहीं पर यदि मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूं, मैं इस से इस पेज को भेदने की कोशिश करूं, तो फिर ये नहीं जा रहा है, मतलब ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, दाब ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब क्षेत्रफल को हम बढ़ा देते हैं तो दाब कम हो जाता है। इसको और भी तरीके से हम समझते हैं जनरल हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि रेगिस्तान में जो रेगिस्तान का जहाज, जिसे ऊंट ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो ऊंट आसानी से रेगिस्तान में चल पाता है क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। और बहुत बड़े बड़े होने के वजह से उसके पैर जमीन में नहीं धंसते हैं, रेत में नहीं धंसते हैं, तो आसानी से ऊंट रेगिस्तान में चल सकता है। लेकिन वहीं पर यदि रेगिस्तान में चलने जाएं तो फिर क्या होगा, हम कुछ दूरी पर चल करके ही रेत में थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो छोटे छोटे हैं अपेक्षा किसकी, ऊंट की, इसलिए हम नहीं चल पाते। वहीं पर यदि घोड़ों को यदि रेगिस्तान में दौड़ा दिया जाए तो वो भी कुछ दूरी पर ही चल करके, दौड़ करके फिर रुक जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि उनके जो पैरों का जो पैर होते हैं उनका जो शेप है बहुत ही छोटा है, एरिया बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत कम है। क्षेत्रफल कम होने की वजह से दाब अधिक लग जाएगा और घोड़ों के पैर जमीन में घुस जाएंगे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं पर ऊंट का पैर क्योंकि बड़ा होता है और उस पर जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम लगता है, जिससे कि आसानी से उसके पैर धंसते नहीं, आसानी से चल पाते। अगली बात, यदि हम भी किसी दलदल वाले स्थान पर यदि चलने लगे तो फिर क्या होगा दलदली जगह पर जिसमें कि हम पैर रखते हैं तो पैर घुस जाता है। या फिर सैनिक भी यदि चलते हैं ऐसी जगह पर तो ऐसे नहीं चलते, वो लेट करके चलते हैं या फिर बैठ करके चलते हैं। इसको हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जैसे कि हम जब चारपाई पर लेटते हैं तो यदि हम एक पैर पर चारपाई पर खड़े हो जाते हैं तो चारपाई थोड़ी सी अधिक नीचे की ओर दब जाती है। क्यों दबी? क्योंकि दाब ज्यादा हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया, क्योंकि पैर है।
वहीं हम उस चारपाई पे बैठते हैं तो थोड़ा-सा कम दबती है। वहीं यदि हम उस पर फ्लैट लेट जाते हैं तो वो चारपाई फिर बहुत ही कम ले दबेगी। इसका मतलब क्या है, जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम हो जाता है। आगे और भी चीज़ें हैं इसकी। जैसे हम जब किसी अ, हथौड़े से एक ईंट को तोड़ना चाहें, जैसे ये कोई दीवार है उसकी ईंट निकालना चाहें हथौड़े से मार-मार के तो वो नहीं निकाल पाते। क्योंकि हथौड़े का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। वहीं पर हम यदि कोई नुकीली कील लेकर के, छेनी लेकर के उस हथौड़े से यदि वार करते हैं तो ईंट को आसानी से हम निकाल पाते हैं। क्योंकि छेनी का मतलब क्या है? एरिया हमने कम कर दिया। जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो आसानी से उस पर दाब बढ़ जाएगा और ईंट निकल जाएगी। और भी चीज़ें, यदि हम जैसे कि सब्जी काटते हैं तो सब्जी काटते वक्त हम चाकू का यूज करते हैं। चाकू यदि उसकी धार सही नहीं है, यदि अधिक पैना नहीं है तो वो सब्जी काटने में सही तरह से सब्जी नहीं काट पाएगा। लेकिन ये वहीं पर उसकी यदि धार को पैना कर दिया जाए, पैने का मतलब है उसका जो क्षेत्रफल है उसको कम कर दिया जाए तो आसानी से फिर चाकू किसी भी सब्जी को आसानी से काट देता है। क्योंकि क्षेत्रफल यदि कम करोगे तो दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा तो फिर आसानी से हमारा कम हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारी दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के, जो हमें दाब तथा क्षेत्रफल और बल में रिलेशन को बताते हैं। और भी हैं, जैसे कि रोड है, रोड बने हुए होते हैं और रोड पर ट्रक भी चलते हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं। अब गाड़ियों का वजन कितना होता है? 10 टन 20 टन का वजन होता है, 100 कुंतल वजन होता है, 200 कुंतल वजन वजन होता है। उसके अलावा गाड़ी आसानी से इतना वजन लेकर के चले जाते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी ट्रक होगा, उतने ही उसमें टायरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। टायरों की संख्या बढ़ाने का मतलब सीधा-सा है क्षेत्रफल बढ़ा देना। क्योंकि एक टायर का क्षेत्रफल यदि इतना है, तो डबल यदि लगेगा, डबल-डबल लगा देते तो ये डबल क्षेत्रफल हो गया। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है, तो दाब कम लगेगा। जब दाब कम लगेगा, तो पहिए आसानी से जब उस रोड में नहीं धँसेंगे, तो गाड़ी आसानी से चली जाएगी। इसके साथ-साथ हमने देखा है, जेसीबी मशीन भी होती है, ये भी भारी होती है। उसके साथ-साथ जेसीबी से बड़ी और एक मशीन और आती है, जिसमें पहिए नहीं होते, वो चेन टाइप की होती है। और चेन क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसका एरिया, क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वो कहीं भी नीचे नहीं धँसती है, आसानी से चली जाती है। इसी प्रकार से जो टैंक होते हैं, मिलिट्री टैंक, जिसका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, वो तो आसानी से घुस सकते हैं। लेकिन टैंकों का मतलब है, रेतीली ज़मीन हो उसमें से टैंक जा रहा है, पानी है तो उसमें से टैंक जा रहा है, दलदल है तो उसमें से भी टैंक जा रहा है। मतलब उल्टा-सीधा जैसा भी रास्ता है, पहाड़ी एरिया है, कैसा भी है, वहाँ से जाकर के टैंक चले जाते हैं, जिनका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है। अब क्यों जा पाते हैं? क्योंकि उनमें भी चेन टाइप की पहिए नहीं लगे होते हैं और चेन टाइप के भी लगे होते हैं। चेन होती है और चेन का मतलब ये है कि उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बढ़ा दिया जाता है। तो इतना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से वो टैंक ज़मीन में नहीं धँस पाते, आसानी से निकलते हुए चले जाते हैं। अभी साइकिल भी हम लोग चलाते हैं, तो साइकिल पे यदि हवा कम हो जाए तो फिर क्या होता है? और हवा यदि सही है साइकिल में, तो फिर आसानी से साइकिल चलती है, क्योंकि आसानी से चलने का मतलब यही है कि यदि हवा पूरी है, तो फिर टायर लगभग इतना मोटा होगा। तो हवा यदि पूरी है, तो उस पर क्या होगा? दाब कम लगेगा। बल कम लगाना पड़ेगा। हवा यदि पूरी है, तो बल कम लगाना पड़ेगा। वही ये हवा कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? जो टायर है, वो चिपक करके ज़मीन से चलेगा और उसके चार तार की टायर की जो मोटाई है, नीचे जो ज़मीन से चिपक कर के चल रहा है, उसकी एरिया बढ़ जाएगी। अब जैसे-जैसे एरिया बढ़ जाएगी, जैसे-जैसे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो अधिक ताकत लगानी पड़ेगी हमको उसे आगे बढ़ाने में। क्योंकि दाब का मान जैसे ही क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ेगा,
तो दाब का मान कम हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब का मान कम हो जाएगा, फिर जो हमें बल है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके दाब पर आधारित। तो चलिए ये टॉपिक लगभग इतना ही है, बाकी इसके मात्रक वगैरह भी लिख लेते हैं। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक क्योंकि एफ ये है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाए। बाकी एक वैज्ञानिक थे पास्कल, तो उनके सम्मान में इसको पास्कल भी, उनके सम्मान में उनके नाम पर ही ये पास्कल नाम भी दे दिया गया कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है। इसको पीए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज समझ लीजिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आ गया, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर इंटू मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई भी मीटर में नापेंगे, तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका दाब का मात्रक हो जाएगा। बाकी पास्कल भी होता है, पीए से डिनोट करते हैं। ये वाली चीज हमने समझ ली है, आगे हम चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर तरलों में तरलों में दाब। तरलों में दाब, इसको भी समझने वाला टॉपिक है कि तरल पदार्थ जो होते हैं या द्रव पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से दाब लगाते हैं। तो जैसे कि हमने एक यहाँ पर एक टैंक लिया है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें जो पानी भरा है ये क्या करेगा, ये चारों तरफ इसकी दीवारों पर बल लगाएगा। जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पानी गुब्बारों में भी पानी भर लेते हैं, और फिर वो गुब्बारे में किधर से भी यदि फोड़ दे तो उधर से ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे पॉलीथीन में भी पानी भर लेते हैं। तो ये क्या होता है, जो भी बर्तन होता है उस बर्तन की सतह पर चारों ओर ही सभी दिशाओं में तरल पदार्थ होता है वो दाब लगाता है। तो इस प्रकार तरलों में दाब लगता है। तो तरल में क्या हो सकता है, तो गैस भी हो सकती है, और ये द्रव भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। बाकी ठोस तो तरल नहीं है, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है, बहते हैं ये। तो चाहे गैस है, किसी भी सिलेंडर में ये भरा हुआ है गैस, तो सब जगह पर गैस के सिलेंडर में जो दाब है इसका वो बराबर होता है लगभग। इसलिए क्या होता है, ये हम नोजल यहाँ पर लगा देते हैं, सिलेंडर से आसानी से गैस इसमें हम चूल्हे के पास में ले जाते हैं। और यहाँ तक कि उसमें यदि थोड़ी सी कम अमाउंट में भी यदि मात्रा होती है तब भी वो गैस यहाँ से निकलती रहती है, जब तक पूरी गैस नहीं खर्च हो जाती हम इस गैस को यूज करते रहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो तरल होते हैं वो किसी भी बर्तन पर सभी दिशाओं में दाब लगाते हैं। अब अगला टॉपिक है उत्प्लावकता। उत्प्लावक, उत्प्लावकता, या फिर इसको कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, या फिर इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ये अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल ये क्या होता है, तो देखिए जब हम कभी नहाने के लिए जाते हैं तो फिर क्या करें, खाली किसी बर्तन को, लोटा है या फिर मग है या फिर कोई गिलास है, उसको यदि उल्टा करके किसी द्रव में डुबोते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो फिर पानी भी उसको ऊपर लाने की कोशिश करता है। जैसे हम दबाने की कोशिश करते हैं तो वो दबता नहीं है, यदि उसको छोड़ें तो तुरंत ये ऊपर की ओर भागता है। तो द्रव के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया, ऊपर की ओर लगाया गया बल, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं।
उत्प्लावन बल। तो किसी भी द्रव के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल होता है। तो क्योंकि ये वाला जो बल है, क्योंकि कोई हम वस्तु यदि यहाँ पर डाल रहे हैं इस द्रव में, तो नीचे की ओर जाएगी mg, गुरुत्वीय जो mg बल लगेगा, मतलब जो भार है इसके अगेंस्ट काम करेगा ये उत्प्लावन बल। किसी वस्तु को, जैसे वस्तुएं तैरती हैं किसकी वजह से, तो ये उत्प्लावन बल की वजह से ही तैरती हैं। उत्प्लावकता होती है ऊपर को फेंकने की, किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकने की क्षमता। और समझें इसको उत्प्लावन बल को, तो जैसे कि हम यदि किसी भरे हुए तालाब में या फिर किसी ऐसे पानी वाले हौज में या फिर स्विमिंग पूल में यदि ऊपर से कूद जाते हैं या किसी गड्ढे में कूद जाते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ देरी के बाद हम ऊपर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम ऊपर से नीचे गिरे और फिर यदि ऊपर ही ना आए। बच्चे नहर में कूद कूद कर बम्बे में नहाते हैं, तो ऊपर से वो कूदे और फिर वो ऊपर से कूदे और फिर वो ऊपर आ गए, उछल करके ऊपर आ गए। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बल हमने लगाया है इस पानी के ऊपर, पानी भी क्या करता है, हमारे शरीर के बराबर ही ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसको हम पहले ही बात कर चुके हैं, उत्प्लावन बल होता है ये। और वही जो अपथ्रस्ट है वही इंसान को ऊपर की ओर फेंक देता है। बाकी तैरने के लिए हम ट्यूब का भी प्रयोग करते हैं, तो ट्यूब पानी में नहीं डूबता है क्योंकि वो हल्का होता है। ये डूबने वाली बात बाद में करेंगे, पहले तो यही समझे कि उत्प्लावन बल करता क्या है, तो किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। और हम समझें कि कोई भी वस्तु यदि पानी के अंदर है तो यदि उसको हम पानी के अंदर ही उठाएं तो वो हल्की सी महसूस होती है। जैसे कि पहले कुओं का यूज होता था, कुएं पे गिरनी लगी होती थी और गिरनी के साथ साथ रस्से लगे होते थे, और इसमें बाल्टी भरने के लिए जाया करती, और जैसे ये बाल्टी इसके अंदर आ जाती थी और ये भर जाती थी बाल्टी, अब इसको ऊपर जब हम खींचते थे ऊपर की दिशा में, तो फिर ये ऊपर खींचती थी आसानी से। बाकी अभी भी एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर सकते हो कि किसी धागे में किसी छोटे से पात्र को यदि बांधें और उसके बाद उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें पानी के अंदर ही। जब पानी के अंदर, क्योंकि ये पानी भी ऊपर इस पे बल लगा रहा है, तो हल्का सा बल तुम भी लगा रहे हो, इसलिए ये हल्की महसूस होगी। लेकिन जैसे ही ये बाल्टी इस पानी के बाहर आएगी, तो क्योंकि इस पर फिर mg रह जाएगा। उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर लग रहा था वो किसके बराबर, यहां पर क्या हो रहा था, जो mg है वो mg माइनस f था, और यहां पर क्या है, ये mg है, इसको हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं। तो mg को, मतलब जो भी वजन है उस वजन को है यदि हम ऊपर उठा रहे हैं, तो क्योंकि उत्प्लावन बल पानी के अंदर तक ही लगा था, पानी से बाहर होते ही अब वो नहीं रहा, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए अब ये वजनी की महसूस हो गई हमें बाल्टी। और भी इसके एग्जाम्पल यदि समझें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, लेकिन अब हम आगे चलते हैं। घनत्व तो क्या होता है, तो घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं या फिर इसको डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी मीन्स घनत्व होता है, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, इसको रो बोलते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो बाकी डेफिनेशन लेना चाहो तो फिर क्या लिखोगे, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं।
द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। हालांकि लिखने के लिए नहीं आएगा घनत्व किसे कहते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए घनत्व किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान मास तथा वॉल्यूम के द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अब घनत्व को ऐसे समझें, घनत्व को समझने के लिए किसका घनत्व अधिक है या किसका घनत्व कम है, इसको समझने के लिए हम, जैसे ये एक प्लास्टिक का मार्कर है, यही मार्कर मेरे पास यदि होता लोहे का तो फिर क्या होता? इतना मतलब बड़ा टुकड़ा जो रॉड टाइप होती वो रोड का, किसका वजन ज्यादा होता? तो सीधा सा हम जवाब देंगे कि उस रॉड का जो लोहे की है उसका वजन ज्यादा होता, इसका कम है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान की बात दी हुई है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु में उसके अवयवी, किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु में उसके अवयवों की मात्रा को, अवयवी कणों की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। ये द्रव्यमान में हमने पढ़ लिया। तो अवयवी कणों की मात्रा यदि हम बात करें तो लोहे की छड़ में और इसमें यदि डिफरेंस, अंतर यदि करें हम, तो लोहे के जो छड़ है उसमें अवयवी कण की मात्रा अधिक होगी और इसमें अवयवी कणों की मात्रा कम होगी। तो जिसमें मात्रा अधिक होगी उसका द्रव्यमान अधिक है, क्योंकि द्रव्यमान किसका अधिक है? लोहे की छड़ का, तो इसका द्रव्यमान कम है। लेकिन वॉल्यूम सेम है, वी कितना, इतनी ही बड़ी छड़, वो थी छड़ लोहे की है, इतनी बड़ी ये प्लास्टिक की है, इसका मतलब वी तो सेम है, लेकिन अंतर क्या आ रहा है? द्रव्यमान अधिक है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व भी अधिक होगा। अब जो चीज भारी होगी उसका घनत्व अधिक होगा, जो चीज हल्की होगी उसका घनत्व कम होगा। जैसे कि यदि हम लकड़ी और लोहे की बात करें तो लोहे का घनत्व अधिक होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होगा, और लकड़ी का द्रव्यमान कम होगा, इसलिए लकड़ी का घनत्व, लोहे का घनत्व अधिक और लकड़ी का घनत्व कम होगा। प्लास्टिक और लोहे की बात करें तो लोहे का घनत्व अधिक, प्लास्टिक का कम। और स्टील की बात करें और सोने की बात करें तो फिर स्टील का घनत्व अधिक और सोने का कम होगा। चांदी और मतलब एल्यूमिनियम की बात करें और लोहे की बात करें तो लोहे का घनत्व अधिक, एल्यूमिनियम का, जो चीज भारी होती है उसका घनत्व अधिक होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। और क्यों होता है? क्योंकि उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। जब द्रव्यमान अधिक है तो उसका घनत्व भी अधिक होगा, क्योंकि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये डिपेंड करता है मास पर, और रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन वॉल्यूम के या फिर आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। और ये व्युत्क्रमानुपाती, वन के अपोन में व्युत्क्रमानुपाती और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो घनत्व का मान बढ़ेगा यदि मास अधिक है, घनत्व का मान कम होगा यदि मास कम है। घनत्व का मान बढ़ेगा यदि वॉल्यूम कम है, तो घनत्व का मान घटेगा यदि वॉल्यूम अधिक है। जैसे कॉटन का एक रजाई देखें तो वो देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन उसमें वजन बहुत ही कम होता है। बाकी जो कुछ फ्रिज वगैरह रख कर के आते हैं तो गत्तों में रख कर के आते हैं। थर्माकोल की जो प्लेट होती है उसको भी फूंक मार दें तो वो भी उड़ जाती है। मतलब क्या है? क्योंकि उसका भी जो वॉल्यूम है वो
वॉल्यूम अधिक है, आयतन अधिक है और द्रव्यमान कम है। तो आयतन और द्रव्यमान दोनों पर ही ये डिपेंड कर रहा है क्या, घनत्व किसी भी पदार्थ का। इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जनरल, जिसमें हम कहते हैं कि पानी में, समुद्र में तैरता रहता है लोहे से बना हुआ जहाज, लेकिन सुई को यदि पानी में डालें तो वो डूब जाती है, जहाज तो तैर रहा है। क्योंकि जब ये जहाज तैरता रहता है तो वह जितना पानी हटाता है अपने द्रव्यमान, जितना उसका द्रव्यमान है, जितना उसका भार है, उस भार के बराबर ही पानी को हटा देता है। मतलब इतना पानी उसने हटाया, मतलब इतना उसका जो भार है उस भार के बराबर पानी को हटाता है, बाकी वो पानी को नहीं हटा पाता, इसलिए वो तैरता रहता है। लेकिन यहीं पर यदि सुई की बात करें हम, तो सुई अपने भार से अधिक पानी को हटा पाती है और इसलिए वो डूब जाती है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज तो ये कहाँ के थे, ये ग्रीक के थे, और ग्रीक से एक युद्ध हुआ था रोमन के साथ में। चलिए वो उसकी बात करेंगे। देखिए ग्रीक के एक राजा थे, उन्होंने आर्किमिडीज को सोना दिया था, एक मुकुट दिया था, और उन्होंने कहा ये देखिए ये प्योर सोने का है या नहीं है। तो सबसे पहले अब कैसे पता करें ये आर्किमिडीज कि ये जो सोने का है मुकुट या नहीं है। कई दिनों तक रखा रहा उनके पास में मुकुट, सोचते रहे वो आर्किमिडीज। एक दिन क्या हुआ, अब वो नहाने के लिए जब गए तो जैसे ही टब में बैठे तो पानी बाहर निकल गया। टब में जैसे ही घुसे तो पानी बाहर निकला। जब पानी बाहर निकला उसके बाद वो वहां से उछलकर दौड़ते हुए, भागते हुए, ये कहते हुए दौड़े, यूरेका यूरेका। और यूरेका का मतलब होता है ग्रीक भाषा में मिल गया। और मिल गया या यूरेका यूरेका जब उन्होंने कहा तो लोगों ने पूछा क्या हो गया, क्या मिल गया आपको। तब फिर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ये वाला, रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व। उन्होंने ये बता दिया कि यदि हम किसी भी, जो मुकुट दिया था राजा ने उसको किस प्रकार से पता दिया, तो क्योंकि शुद्ध सोना भी उनके पास होगा, तो शुद्ध सोने को यदि उन्होंने उसमें डाला होगा तो उस शुद्ध सोने से पानी कुछ कम बाहर निकला होगा, और ये अशुद्ध सोने जिसमें मिलावट होगी तो उसका हो सकता है वजन ज्यादा हो तो वो पानी ज्यादा निकाल देगा, अपने भार के बराबर पानी बाहर निकालता है, अपने भार के बराबर पानी बाहर निकालता है। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने शुद्ध और अशुद्ध का पता कर लिया। तो यहां से उन्होंने सिद्धांत दिया था जिसे हम जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो सारा ये डिपेंड होता है इस पर, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है। आगे एक पॉइंट और रह गया इसमें, मतलब रोमन और ग्रीक के युद्ध की बात हम कर रहे थे, तो इन्होंने उत्तोलक दिया। आर्किमिडीज ने क्या दिया, उत्तोलक। उत्तोलक हम पढ़ते हैं, सिंपल मशीन है, पढ़ के आए हैं पुरानी किताबें में, घिरनी भी पढ़ी है हमने, और धुरी भी पही है, पहिया धुरी। क्योंकि पहिया लगा होता है और धुरा में लगा होता है या धुरी में लगा होता है। बाकी गिरनी होती है जिससे कि किसी काम को आसान बनाया जा सकता है, जैसे कि पानी खींचने के लिए कुओं में यूज किया जाता है गिरनी का। उत्तोलक क्या होता है, तो चिमटा है, प्लास है, या फिर पेच है, ये क्या है, उत्तोलक है, इनसे भी आसान किया जाता है, कामों को आसान किया जाता है। तो ये आर्किमिडीज ने इन सब की खोज की वजह से जो ग्रीक और रोमन के सेना के बीच में युद्ध हुआ था, तो इन रोमन सेना को, बड़ी सेना को भी इन घिरनी और पहिया धुरी के प्रयोग से हरवा दिया था।
इनका प्रयोग किया गया था। लेकिन आगे एक पॉइंट इस चैप्टर का रहता है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, और इस चैप्टर का एंड होता है अभी। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। घनत्व तो हमने पढ़ लिया, आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो यहां पर हमें आपेक्षिक घनत्व बराबर आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व या किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व और बटे में पानी का घनत्व। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिए। यही क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। डेफिनेशन लिखना हो तो फिर लिख देना कि किसी पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। पानी का घनत्व कितना होता है, 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब ये होता है। क्योंकि घनत्व को रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहे थे हम, तो 10 की पावर जो घनत्व इसका आएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब इसको समझिए कि 1 मीटर क्यूब लें, एक ऐसा हौज लें जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, और वो कितनी हो, वो 1 मीटर के बराबर हो। ठीक है, क्यूब हम जानते ही, ऐसा हौज जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर, उसमें हम भर देते हैं पानी। तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 किलोग्राम पानी आएगा। इसीलिए पानी का जो घनत्व होता है वो 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। लेकिन पानी से और अधिक, जैसे सोने का घनत्व होता है, सोना है तो सोने का घनत्व इससे अधिक होता है कहीं, और 1000 से अधिक होता है, तो इसका पावर इससे अधिक होगा क्योंकि सोना भारी होता है। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक था। तो आपेक्षिक घनत्व आप किसी पदार्थ का घनत्व, पानी का घनत्व, और इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर के अंतर्गत उसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो चुकी है। आप इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है एक बार बुक से भी पढ़ लीजिए, और ये क्योंकि मैंने समझा दिया है तो आसानी तो तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी और आसानी से ये याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।